Uh, I have tried to compare the word vyavastha of Tolkappiyam and Hindi. I mean Devanagari. So uh, Tolkappiyam तमिल भाषा और साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है। तोल्काप्पियम नाम दो शब्दों तोनमाई और कप्पियम के मेल से बना है। तोनमाई का अर्थ है प्राचीनता और कप्पियम का अर्थ है साहित्य, यानी अर्थ हुआ प्राचीन साहित्य। इस तमिल व्याकरणिक ग्रंथ तोल्काप्पियम के रचना काल को लेकर बहुत विवाद रहा है। 8000 ईसा पूर्व और 10वीं शताब्दी के बीच विभिन्न विद्वानों ने इसका रचना काल माना है। यह प्राचीन ग्रंथ इतने वर्षों से अपनी प्रसिद्धि और गुणवत्ता के साथ खड़ा है। इसे क्लासिक ग्रंथ की संज्ञा दी गई। आश्चर्य नहीं कि तोल्काप्पियम लोकप्रियता की दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट ग्रंथ, जिसका विश्लेषण हजारों वर्षों से निरंतर किया जाता रहा। इसमें तमिल परंपरा और संस्कृति के साथ सही ढंग से नैतिक तरीके से जीवन जीने की बात की गई। यह विचारों की स्पष्टता, आत्मा की पवित्रता, सादगी, सहजता, परिमाण, अनुपात के बारे में बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखता है। मैं ये कह दूं कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें से सिर्फ एक तोल्काप्पियम है जो कि बहुत ही एक तरह से न सिर्फ कंडक्ट की बात करता है बल्कि साथ ही कि साहित्य को कैसा होना चाहिए। यदि किसी विधा में सही ढंग से शुद्ध व्याकरणिक दृष्टि से बात रखने को कहा जाए तो यह सीखने के लिए हमें इस तमिल ग्रंथ की आवश्यकता है। इस पुस्तक को यदि तमिल और फिर विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सार संग्रह कहा जाए तो यह इस ग्रंथ के साथ न्याय होगा। पूरे तोल्काप्पियम में के आयोजन में बहुत अनुशासन और व्यवस्था दी थी। बहुत ही स्पष्टता से, बहुत सुगठित ढंग से ग्रंथकार ने इसे बनाया। श्री के जी भट्ट ने तोल्काप्पियम की तुलना अरस्तु और भरत मुनि के ग्रंथों से की है। अरस्तु के पोएटिक्स और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इस तमिल व्याकरण ग्रंथ की तुलना की जाती है। एक अच्छा और परिपक्व साहित्य ग्रंथ वह होता है जो पाठक और समाज को दिशा दे, नैतिकता का संचार करे। उसकी शैली ऐसी हो जिसे अरस्तु के शब्दों में कहें तो वह निम्न हुए बिना स्पष्ट हो। तोल्काप्पियम का वैशिष्ट्य इस बात में है कि इसकी शैली स्पष्टता के साथ उच्च श्रेणी की है और यह स्पष्टता प्रचलित या उपयुक्त शब्दों के प्रयोग से आती है और गरिमा असामान्य शब्दों के प्रयोग से। तोल्काप्पियम में शैली की स्पष्टता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे गरिमापूर्ण है, जिनमें औचित्य का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लक्षणा का सुष्ठु प्रयोग किया गया है जो रचनाकार की प्रतिभा को बताने में हमारी मदद करती है। यदि हम एक उत्कृष्ट साहित्य क्या होता है इसके लक्षणों की तरफ देखें तो एक अच्छा उत्कृष्ट साहित्य वो होता है जिसमें निम्नलिखित गुण हो। एक, संक्षिप्त और सारगर्भित। दो, विषयानुसार। तीन, पाठक के लिए बोधगम्य। चार, बौद्धिकों द्वारा स्वीकृत। पांच, गरिमामय एवं उपयुक्त शब्द प्रयोग। 6, कर्णप्रिय। 7, आरोह अवरोह और लयात्मकता से संपन्न। 8, सुगठित एवं विचारपूर्ण भाषा का प्रयोग। 9, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध। और अंत में 10, अस्पष्टता और विरोध के बिना रूपकों के द्वारा अच्छी एवं उपयुक्त बात जिसमें कही गई हो और ऐसे उदाहरणों से समन्वित हो जो कि सबको समझ में आ जाए। तोल्काप्पियम में इन सभी गुणों का समावेश है। उत्कृष्ट साहित्य और उत्कृष्ट व्याकरण ग्रंथ के रूप में यह ग्रंथ विश्व की कई भाषाओं में अनुदित हुआ है। ग्रंथ के पहले भाग में तमिल व्याकरण की बात की गई। यह तमिल संस्कृति का आदिकालीन, अब तक उपलब्ध
पहला व्यवस्थित विवरण। तोल्काप्पियम तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें तमिल भाषा, साहित्य, संस्कृति के विविध आयाम सिमटे हुए। इसके साथ ही इसमें तमिल की लेखन वर्तनी के बारे में विस्तार से लिखा गया है, जिसमें तमिल लिपि के मानक, अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह, योजक चिन्ह आदि के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि, स्वनिम, रूपिम, वाक्य संरचना, अर्थिम और समाज में प्रचलित प्रयोगों के विषय में भी यह ग्रंथ विशद रूप से जानकारी प्रदान करता है। इसमें आदिकालीन द्राविड़ीय भाषा शास्त्र, साहित्य सिद्धांत, व्याकरण और उसके उपयोग का विश्लेषण किया गया है। यह 3 भागों में विभक्त है। पहले 2 भाग एलुट्टू अर्थात ध्वनि विज्ञान, कोल तमिल वाक्य संरचना पर, और तीसरा भाग पोरुल है, जो अर्थ से संबंधित। प्रारंभिक दोनों भाग जो तमिल व्याकरण से संबंधित हैं, वे रुचिकर होने के साथ साथ भाषिक विश्लेषण प्रधान है। तीसरा भाग तोल्काप्पियम को वैश्विक स्तर पर इस ग्रंथ के योगदान के रूप में महत्वपूर्ण और सर्वग्राह्य बनाता है। एस कृष्णा स्वामी ने तोल्काप्पियम को बहुस्तरीय ग्रंथ की श्रेणी में रखा। इस पुस्तक में जो अर्थ दिए हैं वे कालातीत हैं और भाषा समय की कालावधि को पार करते हुए अपने अर्थभार को बहुत सुंदरता से संप्रेषित करते हैं। वर्ण व्यवस्था अच्छी तरह से समझ में आने वाली, इसकी सरल और रोचक शैली के कारण विद्वानों ने इस ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रस्तुत आलेख में तोल्काप्पियम के आलोक में तमिल और हिंदी की वर्ण व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास मैंने किया है। इस ग्रंथ में तमिल वर्ण व्यवस्था पर विस्तार से बात की गई है। हम जानते हैं कि मनुष्य के पास अनंत ध्वनियों के उत्पादन की क्षमता, परंतु वही ध्वनियां महत्वपूर्ण होती हैं जिनका संप्रेषण और अर्थ होता है। भाषा में जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है उन्हें हम स्वन कहते हैं। स्वन जातियों की परंपरा को ही वर्ण कहा गया है, जिन्हें आज की भाषा में स्वनिम कहा जाता है। वर्णों को प्रयत्न, स्थान एवं करण के आधार पर बांटा जाता है। तमिल वर्ण व्यवस्था का हिंदी से तुलनात्मक अध्ययन दिलचस्प है, विशेषकर जब हमें पता है कि दोनों लिपियां ब्राह्मी से ही निकली, वे सगी बहनें। देवनागरी और तमिल की वर्ण व्यवस्था की लिपि को देखकर यह बात जानी जा सकती है। मैंने अपने प्रपत्र में जितने भी ये तमिल और हिंदी की जो वर्ण व्यवस्था है उसकी तुलना की है। लगभग 29 जो वर्ण है वो दिए हैं, जिनको कि यहाँ पर कहना संभव नहीं हो पा रहा है। तोल्काप्पियम में वर्ण व्यवस्था को नून मरपु कहा गया। जप नून और मरपु इन 2 शब्दों के योग से बना है। तमिल में अ से लेकर न तक कुल 30 वर्ण हैं, अर्थात ध्वनि प्रतीक। इनमें वे सहध्वनियां शामिल नहीं है जो दूसरी ध्वनियों पर आधारित है। हिंदी वर्णमाला में समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। वो हम जानते हैं कि स्वर अ आ इ उ ऊ री री ए ओ औ है, और व्यंजन अनुस्वार, अंग, विसर्ग, अह, और इसके अलावा क से लेकर के ह तक कुल 49 वर्ण है। संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ज्ञ, श्र। तमिल में स्वर को उइर कहते हैं, जिसका अर्थ है प्राण। व्यंजन को तमिल में मे कहते हैं। तोल्काप्पियम में स्वरों को मात्रानुसार श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक मात्रा वाले स्वरों की श्रेणी में हरस्व स्वर आते हैं, अ, इ, उ, ए, ओ, जिनका उच्चारण एक मात्रा काल में किया जाता है। तमिल में 2 मात्रा वाले दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, और ये 7 स्वर वर्ण 2 मात्रा युक्त दीर्घ स्वर है।
देवनागरी में 3 मात्रा वाले स्वर को प्लुत कहते हैं, जो संस्कृत से आया है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राएं लगे। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग ना के बराबर होता है। अब व्याकरण की पुस्तकों में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। वैसा कोई भी स्वर तमिल में नहीं। तोल्कापियम में लिखा है, तमिल भाषा में ऐसा कोई स्वर नहीं है जो 3 मात्रा काल में उच्चरित होता है। वर्णों में स्वर वर्णों में मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर तो हैं, परंतु 3 मात्रा में ध्वनित होने वाला स्वर नहीं। लेकिन साथ ही तोल्कापियम यह भी बताता है कि यदि दीर्घ स्वर को और अधिक लंबा करना अपेक्षित हो तो 2 मात्रा युक्त दीर्घ स्वर के साथ 1 मात्रा वाले ह्रस्व स्वर को अखंडित रूप में मिलाकर उसे उठाया जाता है। उदाहरणार्थ एलु एलु उतुल में उ और उ। जहां तक मात्रा का सवाल है, हिंदी में मात्रा के लिए कहा गया है कि कोई स्वर जब व्यंजनों से मिलाया जाता है तब उसका रूप बदल जाता है और मात्रा कहलाता है। इसी बात को बहुत रुचिकर ढंग से तोल्कापियम में कहा गया है। मर्मज्ञों के अनुसार पलक झपकने या फिर चुटकी बजाने में जितना समय लगे वही मात्रा है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहा जाता है, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। वर्णों की मात्राएं हिंदी में 10 हैं और ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगती हैं, जैसे का, की, कु, कु, क्री, के, कई, को, कौ इत्यादि। स्वर वर्णों की ह्रस्व दीर्घ माने छंद में जिसे लघु और गुरु कहते हैं मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती हैं। हाँ, व्यंजनों में लगने पर स्वर उपयुक्त 10 रूपों के हो जाते हैं। इसके बाद मैंने एक चार्ट बनाया था। मुझे लगा कि मुझे अगर फिजिकल प्रेजेंट करना होगा तो मैं ये चार्ट आपको बता सकती थी कि तमिल में जो क की मात्रा, क के साथ लगने वाली मात्रा है, उसकी तुलना की है मैंने देवनागरी से कि क के साथ कौन कौन सी मात्रा लगती। जैसे क में आ की मात्रा का, छोटा की, दीर्घ की, ह्रस्व कु, उ, दीर्घ कु। इस तरह से मैंने एक चार्ट बनाया। जहां तक व्यंजन का प्रश्न है, तमिल में 18 व्यंजन बताए गए। व्यंजन के लिए मे शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर। क से शुरू होकर न तक 18 व्यंजन। तोल्कापियम में लिखा है, क, त, प आदि व्यंजन स्वर रूपी प्राणों के योग के अभाव में निस्पंद पड़े रहते हैं तथा स्वरों का योग पाकर ही ध्वनित होते हैं। जैसे प, प, अ, पा, त, ई, ती। देवनागरी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं और हिंदी वर्णमाला में री, री, ल के नीचे र का प्रयोग नहीं किया जाता। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। हिंदी में व्यंजनों का भेद उच्चारण के आधार पर किया गया है। उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, क्योंकि तमिल के 18 व्यंजन जब भाषा में व्यवहार किए जाते हैं तो उनमें 2 तरह का योग दिखाई देता है। पहले प्रकार के व्यंजन में पहला जो प्रकार है उसमें व्यंजन अन्य व्यंजनों के साथ या अक्षरों के पहले आते, जैसे अनुस्वार युक्त ट, र, ल और ल। इन वर्णों के आगे
क च प वर्ण आ सकते हैं। उदाहरण के लिए कट्टक, करक, चेलग। इस तरह तमिल में नासिक व्यंजन के आगे परुष व्यंजन भी आ सकता है। तोल्काप्पियम में स्पष्ट लिखा गया है, बिंदी युक्त अंगा य ण न म न के संयुक्त होते हैं उसी वर्ग के स्पर्श व्यंजन। तमिल में र और र के अतिरिक्त सभी व्यंजन द्वित्व रूप में आ सकते हैं, जैसे पच्चई, अम्मी, एल्ली, कोटी। जहां तक हिंदी का प्रश्न है, उसमें स्वर व्यंजन के संयोग को संयुक्त वर्ण या युक्ताक्षर कहते हैं। युक्ताक्षर का केवल अंतिम व्यंजन सस्वर बोला जाता है, जैसे चंपा, लंबा आदि। जिस व्यंजन का उच्चारण पहले होता है वह पहले और जिसका पीछे होता है वह अंत में लिखा जाता है। किंतु ड, छ, ट, ठ आरंभ में भी पूरे लिखे जाते हैं, जैसे गंगा, चिट्ठी, टिड्डी आदि। यदि किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से हो तो इस प्रकार बना हुआ युक्ताक्षर द्वित्व कहलाता है, जैसे ता, ता संयुक्त, ड और य। ये दो अक्षर कभी द्वित्व नहीं होते। साथ ही किसी वर्ग के दूसरे या चौथे महाप्राण के द्वित्वाक्षर का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए संयोग का पूर्व वर्ण क्रमशः पहला या तीसरा अक्षर अल्प प्राण रहता है, जैसे अच्छा, शुद्ध, रखा इत्यादि। इसके अतिरिक्त हिंदी में य का उच्चारण ज्ञ होता है, लेकिन ण, न और म अलग और संयुक्त दोनों लिखे जाते हैं, जैसे लवण, मन, राम, दंत, चंपा इत्यादि। कभी कभी वह संयोग तीन अक्षरों से भी आता है, जैसे स्त्री, मंत्री, मूर्छा इत्यादि। तो इस तरह से मैंने तमिल व्यंजन और देवनागरी व्यंजनों की भी तुलना की है और उसमें व्यंजनों की स्थिति बताई है। मसलन आपको एक दो उदाहरण दे दूं कि जैसे हिंदी में ख ख व्यंजन, ग व्यंजन और घ व्यंजन है, जबकि तमिल में ख, ग और घ इन ध्वनियों के लिए अलग से किसी लिपि चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह से छ हिंदी का जो छ, ज, झ है, इन ध्वनियों के लिए तमिल में कोई अलग लिपि चिन्ह नहीं है। इसी तरह ठ, ड, ढ, ढ से ढोलक, इन ध्वनियों के लिए भी तमिल में अलग से कोई लिपि चिन्ह नहीं। इसी और जो तमिल की कुछ ध्वनियां हैं, जिसमें जो हम ल को उसका उसका जो उच्चारण है हम र कर सकते हैं, अ, वो ध्वनियां उन ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में नहीं है। और इसी तरह से तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, इनका प्रयोग तमिल में इन ध्वनियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तमिल में मोली शब्द का अभिप्राय है। मोली का अर्थ है शब्द। शब्द को अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई माना। तोल्काप्पियम में ध्वनियों के उच्चारण और उनके शब्द के प्रयोग की चर्चा विस्तार से की गई। देवनागरी में भी शब्दों के उच्चारण की विधि भाषा वैज्ञानिकों ने बताई। सबसे कम मुखर अघोष ध्वनियों के तौर पर तमिल में तमिल में चिन्मिया जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं, जिनके उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है, जबकि हिंदी में स्वर ध्वनियों को सबसे प्रमुख माना गया है और अघोष स्पर्श स्वर ध्वनियां सबसे कम मुखर मानी गई, जिसमें प, ट, क ये सबसे कम मुखर अघोष ध्वनियां। इसी तरह से ब,
द, ग, इनसे अधिक मुखर सघोष ध्वनियां हैं। म, न, ड, ल, इनसे अधिक मुखर नासिक्य और पार्श्विक ध्वनियां हैं। इनसे अधिक मुखर लुंठित ध्वनि है र, ई, उ, इससे अधिक संवृत स्वर ध्वनियां हैं। और आ, इन सब में अधिक मुखर विवृत ध्वनि। तोल्काप्पियम में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण की बारीकियों पर विस्तार से बात की गई है। तोल्काप्पियम में उच्चारण संबंधी अनेक सूत्र दिए गए हैं। मसलन दो शब्द उसमें लिखा है, दो शब्दों में संधि की स्थिति में इकार स्वर ह्रस्वतर ध्वनित होता है। जैसे काटु, याने, काटु का अर्थ है जंगल और याने का अर्थ है हाथी। काटु याने में संधि के समय पहले शब्द का अंतिम ह्रस्वतर उकार ह्रस्वतर इकार की तरह उच्चरित किया जाता है। और इसके तोल्काप्पियम का ये वैशिष्ट्य है कि इस तरह के सूत्र दिए गए हैं जिन सूत्रों को आसानी से याद करने के लिए लिखा गया है। ह्रस्वतर उकार सुनाई पड़ता है दीर्घ स्वर के बाद व्यंजन पर, शब्दों के अंतिम परुष व्यंजन पर, ताकि सुनने वाला आसानी से इन सूत्रों को याद कर सके। तमिल में दीर्घ स्वर के बाद के व्यंजन पर तथा दो से अधिक अक्षरों वाले शब्दों में परुष व्यंजनों क, च, ट, त, प, र पर लगा उकार ह्रस्वतर उच्चरित होता है। अर्थात उकार होठ बोल न होकर के अवर्तुल रहते हैं। जैसे आरु, नाग, पाक्कु, पाट्टु। हिंदी में देवनागरी वर्णमाला के कई अक्षरों के लिए तमिल में एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे क, ख, ग, घ के लिए तमिल में एक ही वर्ण, च, छ, ज, छ के लिए एक ही वर्ण, ट, ठ, ड, ढ जो हिंदी देवनागरी का है उसके लिए एक ही वर्ण। तमिल भाषा में इसके अतिरिक्त कुछ और वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग सामान्य हिंदी में नहीं होता। जैसे न के नीचे नुक्ता लगाना और ल, ल जिसे मैं उच्चारण ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। तो देवनागरी लिपि की अगर तुलना करें तो इसमें ह्रस्व ए तथा ह्रस्व ओ भी है। प्रत्येक वर्ग का केवल पहला और अंतिम अक्षर उपस्थित है, बीच के अक्षर नहीं है। र और ल के अधिक तीव्र रूप भी यहाँ पर है, वहीं न का कोमलतर रूप भी है। श, तालव्य श और मूर्धन्य श एक ही अक्षर द्वारा निरूपित है। तमिल भाषा की एक विशिष्ट ध्वनि ळ है जो स्वयं तमिल जब लिखा जाता है तो उसमें प्रयुक्त किया जाता है, जिसे हम हिंदी भाषी ल पढ़ते हैं। दरअसल वो उसके लिए जीभ को दूसरे ढंग से मोड़ना पड़ता है, तब वो ल आता है। तोल्काप्पियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन कौन से वर्ण कहाँ रखे जाए। यह ग्रंथ अक्षरों का विश्लेषण करके वर्णमाला को व्यंजनों और स्वरों में वर्गीकृत करता है। यह शब्दों और वाक्य विन्यास के उपयोग को व्याकरणिक बनाता है और भाषा विश्लेषण के आधुनिकतम तरीकों का प्रयोग करता है। यह आश्चर्यजनक है। इसे तोल्काप्पियम को का जो भाषा विश्लेषण है वो देखना अपने आप में आश्चर्यजनक है। तोल्काप्पियम में तमिल के लिए 30 स्वर और 3 आश्रित ध्वनियां बनाई गई हैं। तोल्काप्पियम का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। तमिल व्याकरण के आदि भाषा वैज्ञानिक स्वरूप और तमिल काव्य शास्त्र को जानने के लिए इस ग्रंथ के संपूर्ण हिंदी अनुवाद का हिंदी जगत में स्वागत है। संभव है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अब एक मुकम्मल पहचान इस संगोष्ठी के माध्यम से उभरे। धन्यवाद।